नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। आज हम एक और बेकार वाहियात पेपर यूजीसी नेट का जो है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ऐसा मुझे बोलना पड़ता है वाहियात बेकार, क्योंकि पता है ना यूजीसी नेट जो है पेपर आजकल बना रही है ना, वो इतना कोई खास बना नहीं रही है। उसको करने में कोई इतना ना तो पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि उससे ज्ञान की परीक्षा कहाँ हो रही है बताइए मुझे आप। एक प्रकार से रट्टंत विद्या वाले जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो तुक्काधारी जो बच्चे हैं ना, उनका भला हो रहा है ऐसा है बिल्कुल। आप 10 उपन्यास पढ़ लो, 20 उपन्यास पढ़ लो, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना तो इनकी अवधारणा पूछी जा रही है, ना इनका सारांश पूछा जा रहा है, ना इनका जो मेन केंद्र बिंदु है, जो मूल संवेदना है, वो भी नहीं पूछी जा रही। पूछा जा रहा है तो क्रम पूछा जा रहा है कि 5 गौण पंक्तियां दे देते हैं कि यह क्रम से लगाइए इनको। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे न्याय कर सकते हैं ये बताइए आप। अगर एक बार वास्तव में आपको पेपर देखना है ना ये ईमानदारी से, कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर जाके देखो आप। वो पेपर आप एक बार देखना, ये देखो इसके पेपर ये रहे मेरे पास इधर। ठीक है ना, ये मैं इसका सॉल्यूशन डाल चुका हूँगा। ये जो बच्चे काव्य शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन है इसमें। हिंदी साहित्य का इतिहास जिनके सिलेबस में है उनके लिए भी वो पेपर जरूरी है। और जिनके सिलेबस में राम की शक्ति पूजा, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सब लगा हुआ है ना, उनको जरूर पढ़ना चाहिए वो पेपर। एक बार मैं बोल रहा हूँ किस लेवल का पेपर आता है। ठीक है, ये जो पेपर जो भी मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ, ये 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था। एक पर्टिकुलर शिफ्ट थी जिसका पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें ये पेपर करवाया गया था। ठीक है ना, उसी के लिए उस एक उन बच्चों के लिए केवल ये पेपर 4 सितंबर को करवाया था। वैसे तो 27 अगस्त को पेपर हुआ था हिंदी साहित्य का, जिसके दोनों शिफ्ट में सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, दोनों शिफ्टों का। ये सिर्फ 4 सितंबर वाला पेपर है जो बहुत बेकार पेपर है। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, पहला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का। जाहिर सी बात है, प्रेम पथिक 1909 में आई हुई रचना है। झरना 1918 में छायावाद का पहला काव्य संग्रह। लहर जो है 1933 में आया गीति काव्य है। 1925 में आया हुआ, मतलब गीतों का संग्रह है लहर में। और आंसू जो है गीति काव्य है 1925 में। कामायनी 1935-36 की रचना है ये, ठीक है। अतः ए सही है, बी सही है, डी जो है सी की जगह चला जाएगा, अर्थात A B D C E यह क्रम हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, कर लोगे सभी का सभी। मनुष्य का मन है भैया जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है। ये जो किस उपन्यास का है? मानस का अंश उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुआ था। अमृतलाल नगर का उपन्यास है। इस उपन्यास का ये कथन है, ठीक है। मनुष्य का मन है भैया जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। तमस उपन्यास भीष्म सहानी का है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अंतर्विरोध, अंतर्विरोध की जो धारणा, ये शब्द किसने दिया? पाश्चात्य प्रवर्तकों ने दिया था। जाहिर सी बात है अंग्रेजी में ये शब्द दिया होगा, लेकिन हिंदी में, यहाँ पर ये हिंदी का पेपर है इसलिए हिंदी में नाम पढ़ना पड़ रहा है। अंतर्विरोध ये शब्द दिया क्लिंट ब्रूक्स ने। अनेकार्थक था ये शब्द दिया है विलियम एम्पसन ने। तनाव ये शब्द दिया है एलन टेट ने। और विरोधाभास ये शब्द दिया है रॉबर्ट पेन वॉरेन ने। ठीक है, मुझे लगता है ये गलत हो गई है कुछ, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। क्वेश्चन कितना है ये? 9256। ठीक है, 9256 का आंसर चेक करने दो एक बार, मुझे लगता है इसमें कुछ दिक्कत है। 9256 ये रहा। बिल्कुल 9256 का जो सही आंसर है वो एक ही है, बिल्कुल सही बात है। ऑफिशियल आंसर के में एक ही आंसर माना है, यही सही है, चलो ठीक है। अंतर्विरोध की धारणा दी है किसने? क्लिंट ब्रूक्स ने। अनेकार्थकता की धारणा दी है विलियम एम्पसन ने। तनाव एलन टेट। और विरोधाभास की रॉबर्ट पेन वॉरेन ने। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, दोबारा के लिए नहीं पढ़ना आपको। ठीक है। सर्वदमन किस उपन्यास का पात्र है? सर्वदमन किस उपन्यास का पात्र है? सर्वदमन 1968 में आया श्रीलाल शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, राग दरबारी इसका पात्र है। ठीक है, साहित्य अकादमी मिला हुआ है इसको। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से पाठ्यक्रम में लगाना है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जनवरी में जो आप पेपर देंगे मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से प्रश्न 200% आएगा, 200% बोल रहा हूँ। आज हम जो इस पेपर में पढ़ेंगे वहाँ से 200% निश्चित आप लेकर चलिए, प्रश्न जरूर आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम जब लेते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का क्रम, तो सबसे पहले आता है प्लेटो। फिर आता है अपना अरस्तु। फिर आता है अपना लॉन्जाइनस। ये वो ईसा पूर्व शताब्दी में, ये भी ईसा पूर्व, ये भी ईसा पूर्व, और ये ईसा के बाद में। कुछ लोग इसका ईसा पूर्व भी मानते हैं, कुछ लोग बाद में भी मानते हैं। प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस। फिर आता है अपना वर्ड्सवर्थ 1770 में। फिर आता है अपना कोलरिज 1772 में। फिर आता है अपना क्रोचे 1866 में। फिर आता है अपना 1888 में इलियट भाई। फिर आता है अपना 1892 में रिचर्ड्स भाई। ठीक है,
अब जो हमारा क्रम है उसमें लॉन्जाइना सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। ए वाला विकल्प इन दोनों में है। फिर हो जाएगा जॉन ड्राइडन 1631। तो देखो वर्ड्सवर्थ 1770 में है, लेकिन वर्ड्सवर्थ के पहले भी 1631 में जॉन ड्राइडन आ जाएगा। तो बी भी एकदम सही है। वर्ड्सवर्थ 1770, ये सी हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम मान के चलते हैं 1770 में अगर विलियम वर्ड्सवर्थ का है और सैमुअल जॉनसन का 1709 में है, ये देखो आप, जॉनसन का तो डी पहले आ जाएगा ना, ये देखो डी, सी से पहले, क्योंकि 1770 है वर्ड्सवर्थ का, और क्रोचे का 1866 मैंने बता ही दिया अभी आपको। बी हो जाएगा सही उत्तर, इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, बी। ऑल राइट, बी हो जाएगा। अर्थवान कंठोत्कीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। यह भाषा विज्ञान का प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, अर्थवान कंठोत्कीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन या बाबूराम सक्सेना। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। 9177 का, 9177 का सही उत्तर हो जाएगा अपना सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक है। हालांकि प्रद्युम्न विजय जो है नाटक लिखे गए हैं, और भी जो है हिंदी साहित्य में भी लिखा गया है ये, बट ये पद्यबद्ध नाटक की बात हो रही है, जबकि गद्य में तो अपन पढ़ते ही हैं संयोगिता स्वयंवर, वो सब नाटक पढ़ते ही हैं, वो अलग है। ये प्रद्युम्न विजय नाटक है, ठीक है ना। ये प्रद्युम्न विजय पद्यबद्ध नाटक की बात हो रही है। गौण नाटक है, कोई इतना खास नहीं है। गणेश कवि का नाटक है, ठीक है, गणेश कवि इसके रचनाकार हो जाएंगे। यहाँ पर पाली शब्द की उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है विदुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार 58वें क्वेश्चन में, कि पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है ना। ये अपन ये 51 से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि 50 प्रश्न जो होते हैं एक से लेके पेपर 1 के थे, पेपर 1 यानी कि वो जो अलग यूनिट है उसको अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पाली शब्द की हुई है पंक्ति, पंक्ति से पंक्ति, पंक्ति पंक्ति, पंक्ति पंक्ति, पंक्ति पंक्ति, पत्ती पत्ती पत्ती, पल्ली पल्ली पल्ली, और पाली, ऐसे करके पाली, ठीक है ना। शब्दों के जो है रूप बदल जाते हैं, अपभ्रंश हो जाता है, समय के साथ साथ उच्चारण बदलते रहते हैं। तो आगे देखो 59वां प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न। कुछ काव्य सिद्धांत दिए हुए हैं, इनके दार्शनिक मत जो है किससे जुड़ते हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात पता है यार, कि सांख्य बहुत सारा जो है पैसा मिलता है, संख्या मतलब संख्या में बहुत ज़्यादा संख्या में पैसा मिलता है। किसको मिलता है, भक्ति करने वालों को, एक्टरों की भक्ति करने वाले को। और भक्ति किसका सिद्धांत हो गया, ये रहा अभिनव गुप्त का, ठीक है, अभिनव गुप्त का। सॉरी अभिनव गुप्त नहीं यार, भट्टनायक, अभी क्या बोल रहा हूँ, अभिनव गुप्त का नहीं, भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो जाएगा भुक्तिवाद। नायक मतलब एक्टर, जो नायक होते हैं ना उनको बहुत संख्या में पैसा मिलता है। तो सी में तो 1 हो जाएगा, सी में 1 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अपन बात करते हैं उत्पत्तिवाद, पहला ही सिद्धांत है उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का, ठीक है ना। तो ए में, तो इसका भट्ट लोलट का जो दर्शन है वो किस दर्शन पे इन्होंने रस की निष्पत्ति की व्याख्या करी थी, मीमांसा दर्शन के आधार पर। क्योंकि भरत मुनि का जो सूत्र था ना वो क्या था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति। तो यहाँ जो रस निष्पत्ति है ना, संयोग की विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, सिद्धांत को अलग अलग आलोचकों ने बताया था। तो भट्ट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था मीमांसा दर्शन के आधार पर। अनुमितिवाद का जो दर्शन दिया था वो किसने दिया था, शंकुक ने। शंकुक ने किसके आधार पर, न्याय दर्शन के आधार पर। बी में 3, ए में 2, बी में 3, ये हो जाएगा सही उत्तर। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का था, अभिनव गुप्त का दर्शन हो जाएगा शैव दर्शन, डी में 4। दूसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, 60वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि ये जो कथन है किसने किससे कहे हैं, अलग अलग रचनाओं से ये दिए गए हैं। कि आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं, ठीक है। अब सबको पता है ये बकरी नाटक से है ये पंक्ति, तो बकरी नाटक में इनमें पात्र कौन सा है, केवल दुर्जन पात्र ही केवल बकरी नाटक का है, सबको पता है। कर्मवीर, धर्मवीर, दुर्जन, सत्यवीर, ठीक है। ए में 3 हो जाएगा, ए में 3 इसमें है और इसमें है। मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा, यह हो जाएगा चंद्रगुप्त का, ठीक है। उसके बाद है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। और ये महत्वाकांक्षा वाला जो प्रश्न है ना, 1000 बार कम से कम यूजीसी ने पूछा जा चुका है, चाणक्य की पंक्तियां हैं ये। सी में 2, कोई भी इसको आराम से लगा देता आंख बंद करके, सी में 2 ये रहा। और मैं इस समय तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, ये विलोम कहता है मल्लिका से।
डी में 1। आषाढ़ का एक दिन की पंक्तियां हैं ये। डी में 1। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा इसमें। 11वां प्रश्न देखो आप, साधारणीकरण के संदर्भ में यहाँ पे गलत कथन छांटना है कि साधारणीकरण। ठीक है, भट्ट नायक इसके प्रवर्तक है, मतलब इसने पहली बार साधारणीकरण की संज्ञा जो है किसने दी है, भट्ट नायक ने दी है। क्या होता है साधारणीकरण? किसी रचना अथवा किसी भी नाटक को देखकर जब पाठक अपने राग द्वेष से मुक्त हो जाए और विशेषत्व का सामान्यकरण हो जाए, अर्थात सभी कोई इसमें गरीब है, कोई अमीर आदमी, तो सब अपना अपना जो है वो पद भूल कर, अपना दुख भूल कर, अपना सुख भूल कर, वो जो सामने जो घटना घटित हो रही है उसी में इस प्रकार समाहित हो जाए कि वो भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि हम कहाँ बैठे हैं और हम कौन है। इसी को ही बोलते हैं विशेष तत्व का सामान्यकरण होना ही साधारणीकरण कहलाता है। इसलिए पहले अब देखते हैं कौन कौन सी पंक्तियां असत्य है। देखो, किसी असाधारण पदार्थ का साधारण रूप में ग्रहित होना साधारणीकरण व्यापार कहलाता है, ये सही कथन है। लेकिन हमको असत्य छांटना है, ये सही कथन है। अभी मैंने कहा ना किसी असाधारण का, चाहे वो विशेष हो, ठीक है ना। काव्य नाटक में साधारणीकरण विभाववादी के सम्मिश्रित क्रियाकलाप और समस्त घटना चक्र का होता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब आप देखोगे सामने जब किसी को भी, तो वो एक तो जो है अभिनय कर रहा है उसको बोलते हैं अभिनय, अभिनत नट। अब वो जिसका नाटक कर रहा है ना, जिसको यानी कि ये जो ए बंदा है ये एक्टर है, तो ये किसकी एक्टिंग कर रहा है, राम भगवान की, तो ये राम है, ये हो जाएगा अनुकार्य। ठीक है ना, और ये सामने आप देख रहे हो ये हो जाएंगे दर्शक। तो इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है ना, इस कहानी को किसने लिखा, कवि ने। ठीक है ना, तो कवि कल्पित समस्त व्यापार को साधारणीकरण माना है किसी ने, तो अलग अलग चीजें हो जाएगी ये, ठीक है ना, बी तो सही है। सी हो जाएगा, साधारणीकरण व्यापार द्वारा सहृदय अपने समस्त पूर्वाग्रहों से विमुक्त हो जाता है। ये बात भी मैंने अभी आपको बताई है कि वो अपने पूर्वाग्रह भूल जाता है पहले से कि मैं कौन था, और उस रचना में या उस दृश्य में खो जाता है। डी है कि डॉक्टर नगेंद्र ने आलम्बंत्व धर्म का साधारणीकरण माना है क्या? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने आलम्बंत्व धर्म का साधारणीकरण नहीं माना। कोई भी बच्चा जानता है जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है कि शुक्ल जी ने आलम्बंत्व धर्म का साधारणीकरण माना है। और कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है किसने? आचार्य शुक्ल को सहित सभी काव्यशास्त्रियों ने मान्यता प्रदान की, ये गलत हो जाएगा। कवि की अनुभूति को साधारणीकरण को केवल और केवल नगेंद्र ने मान्यता दी है, बस खत्म बात। इसलिए डी भी गलत है, ई भी गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी ई, यानी कि तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन सही क्यों है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन गलत है। और क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न देखो कि जिन आत्मकथाओं के प्रकाशन वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ पे कुछ गौण आत्मकथाएं दी गई है, लेकिन हमको पता है कि यार बनारसी दास जैन की जो अर्ध कथा है ना वो बहुत पहले लिखी गई थी, 16वीं 17वीं शताब्दी में। क्यों लिखी गई थी? क्योंकि इस पर उल्लेख मिलता है कि ये मंझन की मधुमालती पढ़ते थे, और पता नहीं कुतुब उनकी रचनाएं पढ़ते थे, सूफी रचनाएं पढ़ते थे। इस रचना में हमको उल्लेख मिलता है। तो ये सबसे पहली हम आत्मकथा मानते हैं, अर्ध कथा नाम से। ठीक है ना, बनारसी दास जैन की। उसके बाद आते ये पहली है इसलिए छोटी है, दूसरी होगी दूसरी बड़ी होगी। तो अर्ध कथा नक नाम से जिसने लिखी है ना, वो है नगेंद्र की आत्मकथा। नगेंद्र ने भी इस नाम से आत्मकथा लिखी है। नगेंद्र ने अर्ध कथा नक, तभी ये अर्ध कथा। अर्ध कथा नक में न आ रहा है और नगेंद्र में भी न आ रहा है, याद रखिएगा बिल्कुल। तो पहली तो ई हो जाएगी, और ई देखो ये सब में दे रखा है इन्होंने। दूसरी हो जाएगी बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी, क्योंकि ये राहुल सांकृत्यायन, राजेंद्र प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, इन सब में सबसे सीनियर सबसे पहले पैदा हुए थे बाबू श्याम सुंदर दास, बी ए। ई के बाद सी। ठीक है, ये दोनों में है। फिर राहुल सांकृत्यायन ए, फिर बी राजेंद्र यादव की आत्मकथा, और फिर डी सेठ गोविंदास कृत आत्मनिरीक्षण क्षण। हो सकता है कभी बाई चांस पूछ ले, क्रम तो मैंने आपको बता दिया कि ई सी ए बी डी होगा, लेकिन कभी बाई चांस पूछ ले कि ये रचना किसकी है, मिलान करने के लिए दे दे। तो आपको याद होना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा, राजेंद्र प्रसाद कृत आत्मकथा का नाम है आत्मकथा, बाबू श्याम सुंदर दास कृत आत्मकथा का नाम है मेरी आत्मकहानी, सेठ गोविंद दास कृत आत्मनिरीक्षण क्षण, और बनारसी दास जैन की अर्धकथा। तो कुछ नाम मैं आपको बताऊं, सेठ गोविंद दास, एक तो ये लिखो आप सेठ गोविंद दास। दूसरा नाम लिखो आप घनश्याम दास बिड़ला। और तीसरा नाम लिखो आप देवेंद्र सत्यार्थी।
ये ऐसे लोग हैं जिनको मुख्य धारा में नहीं पढ़ते हैं, पर इनके क्वेश्चन टपकते टपकते हैं हमेशा। सेठ गोविंद दास, घनश्याम दास बिड़ला, देवेंद्र सत्यार्थी। आगे जब आप क्वेश्चन गलत होगा तब आपको ये मेरी बात समझ में आएगी। जो बच्चे पढ़ लेंगे उनका काम बन जाएगा। चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ का कौन सा कथन नहीं है, इसके बारे में हमको विचार करना है। एक तो है कि मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। अब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। अब जाहिर सी बात है, अब तो तुम्हारी माँ, श्याम नाथ की तो खुद वहां माँ थी ही सही, है ना। तो ये अब तो तुम्हारी माँ, ये बात जो है श्याम नाथ नहीं कहता, श्याम नाथ का बॉस कहता है, इसलिए पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो श्याम नाथ अपनी माँ के लिए कहता मेरी माँ। ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन है कि मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना फिर से यहाँ शुरू हो, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था, ये श्याम नाथ कहता है अपनी पत्नी से। यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा। ठीक है ना। ये भी श्यामनाथ का है, जब वो चाटुकारिता करता है अपने सेठ की, अपने बॉस की। डी वाला है कि वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्या बुरी बनूं, तुम जानो वो जाने। तो बस जाहिर सी बात है, तो किसी लेडीज का कथन है, ऐसे पता चल रहा है, कोई भी इसको तो कह सकता है कि तो किसी फीमेल का कथन है। तो डी और ए यहाँ पर जो है वो गलत कथन है, क्योंकि ये श्यामनाथ के नहीं कहे हैं। ठीक है ना। ए वाला है कि तिनक कर बोले ये रोग कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना जेवर नहीं। ठीक है ना। 64वां प्रश्न देखो, यहाँ पे कुछ काव्य लक्षण दिए हुए हैं और कुछ आचार्य दिए हुए हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ना तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नहीं ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पीवाईपी करवा रखे हैं वहाँ जाके देख लेना, वही बार बार पूछे जाएंगे। ये फिर से नहीं पूछा जाएगा, श्योर है, ये किसी बड़े एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। दोषा विपत्ते तत्र गुणा संपत्ते तथा, ये हो जाएगी दंड की, द से दोषा, द से दंडी। गुण विपर्यत मानो दोषा, वैसे सर्वप्रथम गुण की बात करने वाले आचार्य जो होते हैं वो मानित है। बी में 3। मुख्यार्थ हित दोष रसश्च मुख्य इतिर अपकर्ष, सी में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बम्मट। और दोष सर्वात्मना त्याज्यो रस हानि करो ही सह, ये हो जाएगी केशव मिश्र की पंक्तियां। तो एक क्रम याद रख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चारों में से कोई सा भी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास अपने लिए सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग करके लेखक द्वारा भूमिका में किया गया। कि देखो, सज्जनों की कृपाभिलाषी, वैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पाठ के उपन्यास में या स्टार्टिंग में जो है चाटुकारिता एक प्रकार से जो है वो प्रकार से कहते हैं ना, संबोधन यूज कर रहा है बहुत विनम्रता के साथ। तो झूठा सच जो है 1958 के आसपास आया था, तब तक इस प्रकार के संबोधन बंद हो गए थे। 1973 में आया था तमस, सवाल ही पैदा नहीं होता, जिंदगी नामा 1979 में, बहुत दूर की बात है। धरती धन्ना अपना भी बहुत बाद में आया था, लेकिन परीक्षा गुरु सबसे पहले आ गया था 1882 में। उस समय तक इस प्रकार की भाषा जो है हिंदी नई नई बनी रही थी, इस प्रकार की भाषा लाजमी थी। अतः सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवल ई। अतः परीक्षा गुरु उपन्यास में जो है इस प्रकार का संबोधन प्रयोग किया गया है। कुछ पत्रिकाएं दी गई है, उनके संपादक यहाँ पे बताने हैं अपन को। आनंद कादम्बनी के संपादक सबको पता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन यहाँ आंसर में नहीं है। और हमको पता है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो चले रहे हैं, अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ काम किया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के यहाँ पे पत्रिका में। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में होता है, और जो है 1903 या 4 के आसपास इन्होंने आनंद कादम्बनी में अपना काम संभाला था। ए में हो जाएगा 1। ठीक है। अब हमको पता है कि एक समालोचना नाम की एक पत्रिका है, जो बाद में 1950 के आसपास या बाद में निकलने लगी थी, मतलब जब आधुनिक काल के आसपास। ठीक है ना। लेकिन उसी से पहले समालोचक नाम की एक पत्रिका 1902 में निकालते थे जयपुर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सी में हो जाएगा 2, ए में हो जाएगा 1, ए में 1, सी में 2, ये रहा ए में 1, सी में 2, ए में 1, सी में 2, बी में बचा 3। भगवती चरण वर्मा, विचार। ठीक है ना। और सुदर्शन, सूरदर्शन गलत है, ये सुदर्शन नाम की है देवकी नंदन खत्री। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न था ये, आरपीएससी में, और आता ही रहता है, सामान्य प्रश्न है। सुदर्शन दिल्ली से निकलती है, इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये। पत्रिकाओं के प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, जितने मैंने पीवाईपी में करवा रखे हैं उतने याद कर लेना। यहाँ पे कुछ नाटक दिए हुए हैं, इन नाटक को नाटककारों से मिलान करना है। सबको पता है नहुष नाटक जो है वो अपने किसका है, पिताजी का। किसके पिताजी का? भारतेंदु के पिता का, गोपाल चंद का। ठीक है। तो सी में हो जाएगा 4, सी में 4 यहाँ है, यहाँ पे भी है। और ये भी पता है कि आनंद रघुनंदन नाटक जो है विश्वनाथ सिंह का है, इसको पहले नाटक की उपाधि के लिए रखा गया था। तो डी में हो जाएगा 3। तो डी में 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है। अब बात करते हैं बस सभासार
और समय सार। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सभासार जो है नाटक हो जाएगा बनारसी दास का, और समय सार हो जाएगा रघुराज नागर का। लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 9253 का आंसर क्या होगा? 9253 का आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल सही बात है ये। सही उत्तर हो जाएगा हमारा A2B1C4। अर्थात इसका मतलब हो जाएगा सभासार जो नाटक है हमारा, ये हो जाएगा रघुराज नागर का, और समय सार हो जाएगा बनारसी दास का। बनारसी दास का समय सार, और रघुराज नागर का नाटक हो जाएगा सभासार। वेरी गुड, याद रखिएगा। आनंद रघुनंदन हो जाएगा विश्वनाथ सिंह का, नवोस हो जाएगा गोपाल चंद्र का। निम्नलिखित में से कुछ पुस्तकें दी हुई है, 68वें प्रश्न में उनके रचनाकारों से मिलान करना है अपन को। सैद्धांतिक भाषा का ज्ञान, यह पुस्तक हो जाएगी जॉन लियोन्स की। तुलनात्मक भाषा का ज्ञान, यह हो जाएगी पीडी गुणे की। ध्वनि विज्ञान, यह पुस्तक है किसकी? गोलोक विहारी धल की। और वाक्य विन्यास का सैद्धांतिक पक्ष, यह हो जाएगी नोम चॉम्स्की की। ठीक है, वाक्य विन्यास का चॉम्स्की की। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, बहुत घटिया लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल काम का नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा, कोई मतलब नहीं है याद करने का। खरोष्ठी लिपि, अब यहाँ पे आपके पास कुटिल लिपि का ऑप्शन था, ब्राह्मी लिपि का ऑप्शन था, और सबसे बड़ी तो देवनागरी लिपि की विशेषता का प्रश्न था। पर यही प्रश्न पूछना था इनको कि खरोष्ठी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है। खरोष्ठी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं का मतलब हो गया कि हम्म, इस तरफ से लेके इस तरफ तक, ठीक है ना, इस तरफ से, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको जो विशेषता नहीं है वो छांटनी है, ये तो विशेषता है। खरोष्ठी में वर्णों की संख्या 30 है, इतना कम वर्ण होने के आशंका नहीं है वैसे तो, इसलिए बी गलत हो जाएगा, ये अपना सही उत्तर बी और सी है। और खरोष्ठी आर्य भाषा की समस्त ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। खरोष्ठी में संयुक्त अक्षर लिखने की सुविधा नहीं है, हो सकता है सही बात है, मतलब ये कि खरोष्ठी में जो है संयुक्त अक्षर लिखने की सुविधा नहीं है, अब याद कर लेना। खरोष्ठी में स्वरों और मात्राओं में ह्रस्व और दीर्घ का भेद भी नहीं है। वेरी गुड, याद रखेंगे अपन, ठीक है ना। बी और सी जो है गलत है यहाँ पे। नागमती वियोग खंड में पहले से पाठ्यक्रम में लगाना है कि नागमती वियोग खंड जायसी ने जो लिखा है उसमें पहले कौन सी पंक्ति आई है, फिर कौन सी आई है। क्रम ये हो जाएगा यहाँ पे BADEC। बी मतलब झूरी झूरी पिंजर हो बही, बिरह कायल मोहि दीना, ये बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई और सी। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा, आप देख लेना। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ऐसे टिक किए हुए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है KEH_हिंदी। ठीक है, लिंक वैसे दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ये पूरी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। नागमती वियोग खंड की जो पहली पंक्तियाँ हैं वो क्या है? नागमती पथ चितूर हेरा, चितूर हेरा, पीऊ जो गए, फिर किन्हें न फेरा। कि एक बार नागमती पथ चितूर हेरा, ये याद रखो आपके। नागमती जो है चित्तौड़ का पंथ निहार रही है कि पिया एक बार चले क्या गए, वापिस हो तो भूल ही गए, लौट के ही नहीं आ रहे। अगला प्रश्न देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन कौन सा है? ठीक है, सत्य कथन छाटना है यहाँ पे। कि सूर को भावाधिपति और सूर के प्रेम को जीवन उत्सव का कहा है, बिल्कुल सही कथन नहीं है, ए सही है। सूर को भावाधिपति कहा है, ठीक है ना। माँ ने लीला और दान लीला को आनंद उल्लास का विधान कहा था, ये भी सही कथन है। और गोपियों की वचन वक्रता अमर्यादित है, ये गलत है भाई। अमर्यादित कैसे हो सकती है? गोपियों ने जो कहा है ना वो मर्यादित शब्दों में कहा है, मर्यादित भाषा में कहा है, सी गलत हो जाएगा। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास, बिल्कुल, अरे ज्ञान पर प्रेम की विजय है यहाँ पर, ठीक है ना। निर्गुण पर सगुण की विजय है यहाँ पर, और योग पर भक्ति की विजय है यहाँ पर। किसमें? भ्रमर गीत सार में। ओके। सूरज सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद विद्यापति का अनुकरण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि शुक्ल जी ने खुद लिखा है बकायदा भ्रमर गीत सार के संपादन में कि विद्यापति का अनुकरण हमको दृष्टिकूट पदों में मिलता है। केवल A, B और D वाली जो बात है ना, यही सटीक बैठती है, बाकी गलत है। और क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है। 72वां प्रश्न हमारा कहता है कि कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे हैं, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। ये अभिमत किस निबंध में लिखा गया है? ये जो पंक्तियां दी गई है, कविता क्या है निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1909 में लिखा गया निबंध है, जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कौन से भाग में है?
चिंतामणि भाग 1 में कभी पूछा जाए तो ये पंक्तियां याद रखना। अरूप राग कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल 1909। जायसी में मृत्यु बोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। पद्मावत का प्रतिपाद पद्मिनी का सती होना नहीं है। ये पंक्तियां किसकी है? ठीक है ना, कि जायसी में मृत्यु बोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है, पद्मावत का प्रतिपाद्य पद्मिनी का सती होना नहीं है। ये पंक्तियां जो है बचन सिंह की है, इतिहासकार बचन सिंह की पंक्तियां हैं कि जायसी में मृत्युबोध की त्रासदी अंतर्दृष्टि है। ठीक है ना, इनकी त्रासदी किसने कहा है जाय पद्मावत को? बचन सिंह ने। याद रखना आप, त्रासदी सबसे याद रखो आप कि पद्मावत एक त्रासदी है। किसने कहा है ये? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह कौन? वही हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास लिखने वाले। उसके बाद हम बात करते हैं 74वें प्रश्न की, कि सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों में संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। ये पंक्तियां किस निबंध में ली गई है? कि सफलता और चारित्रार्थ में अंतर है, मनुष्य अपने मरणास्त्रों के संचयन से। ये पंक्तियां ली गई है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से, जो कि 1952 में छपा था। कल्पलता कल्पलता नाम का जो निबंध संग्रह है ना, उसी में ही संकलित है ये। और कल्पलता जो है 1952 में छपा था। कुटज भी इन्हीं का ही है। किनका? अशोक के फूल भी इन्हीं का ही है। अशोक के फूल। ठीक है, कुटज 1964 में आया था, याद रखिएगा। अशोक के फूल 1948 में आया था। कल्पलता 1952 में आया था। एक संग्रह है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, आलोक पर्व नाम से, 1972 में आता है। इसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? आलोक पर्व को। 1946 में आती है अपने बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास। कितने उपन्यास लिखे हैं? 4। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 1907 में जन्म होता है, शांति निकेतन में रहते थे। हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा के खंडों का 4 आत्मकथा है उनकी। 1969 में क्या भूलू के याद करूँ, फिर 1975, फिर 1977 और फिर 1985। 1970 सॉरी 1969, फिर 70, फिर 77, फिर 85। 1969 में आई थी क्या भूलू के याद करूँ, तो सबसे पहले बी हो जाएगी। बी इसमें भी है, इसमें भी है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को खंडों के प्रकाशन वर्ष। उसके बाद आ जाएगा अपना बी के बाद आ जाएगा अपना उत्तर प्रवास की डायरी। अच्छा, उसके बाद है 70 में नीड का निर्माण, फिर ठीक है, बी के बाद ए नीड का निर्माण, फिर 1970 में, फिर 71 में है प्रवास की डायरी। अतः पहला उत्तर सही होगा यहाँ पे, बी ए डी। क्योंकि प्रवास की डायरी जो है डायरी है, 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगी क्रम से। फिर सी बसेरे से दूर 1977, और 10 द्वार से सोपान तक 1985, ये सबसे लास्ट में हो जाएगी। विवेकी राय का कौन सा निबंध नहीं है? विवेकी राय ग्रामीण चेतना के निबंधकार है। ललित निबंधकारों की बात करें तो केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, और हम पढ़ते हैं विद्यानिवास मिश्र को। विवेकी राय का जो निबंध है वो गाँवों की दुनिया है। नया गांव नाम भी है, और गवई गंध गुलाब तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विवेकी राय का उपन्यास है, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन गांव का मन ये विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है ना, विद्यानिवास मिश्र का कौन सा हो जाएगा? गांव का मन। ठीक है। सरस्वती पांडे में काफ़ी सारे दे रखे, विद्यानिवास के याद कर लेना। विद्यानिवास मिश्र के, कुबेरनाथ राय के, विवेकी राय के, ठीक है ना, और रामदर्श मिश्र के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध इंपॉर्टेंट है, इनके तो पढ़ ही लेना 200%। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा कथन मल्लिका के द्वारा नहीं कहा गया है? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, ये गलत है। ये तो उसका है अपने प्रिय गुमंजरी का कथन है ये। ठीक है, ये पिछली बार भी आया था। पहला गलत हो जाएगा ए, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा ऑप्शन। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रहें, बी सही है। मैंने सुना है विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। ठीक है, नहीं ये सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। ठीक है, थक गया, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। थक गया था, क्या है इसका उत्तर? एक बार मैं देख लेता हूँ, रुको एक सेकंड। 9248, 9248 का उत्तर क्या होगा? 48 का उत्तर होगा 3। अच्छा, ऑल राइट ऑल, इसने कहा है कि मल्लिका कथन नहीं है, नहीं है। अरे यार, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, बिल्कुल।
क्योंकि हमको पता है कि पहला क्वेश्चन जो प्रिय गुमंजरी का है, तो अर्थात ये उसका तो हो ही नहीं सकता ना, जाहिर सी बात है। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, ये प्रिय गुमंजरी का है। अतः मल्लिका का नहीं है, तो ए तो वैसे ही सही हो गया, तो या तो ये होगा या ये होगा। और ये देखो, थक गया था, अब भी थका हुआ हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। और नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि ACE। कैसे हो जाएगा तीसरा? थक गया था, अब थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। ये पंक्तियां मल्लिका तो कह नहीं सकती, कोई पुरुष पात्र ही कहेगा। अतः ACE, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। ACE, ये तीनों के तीनों कथन जो है मल्लिका के नहीं है। बाकी कथन जो है वो मल्लिका के हैं। कौन कौन से मल्लिका के कथन है? कि हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं, ठीक है, और नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ये प्रिय गुमंजरी जब बोलती है तो उसके रिप्लाई में ये बात बोलती है मल्लिका। रस्मो रिवाज भाग का खा दुनिया से उठ गया, ये कथन किसका है? ये हो जाएगा सदा सुखलाल नियाज का। निसार नहीं है यहाँ पे, सदा सुखलाल नियाज हो जाएगा। ये चारों के चारों राम प्रसाद निरंजन की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा योग वशिष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भाषा योग वशिष्ठ परिमार्जित हिंदी में लिखी गई पहली रचना है ये, परिमार्जित हिंदी में लिखी गई। इंशाअल्लाह खान, सदा सुखलाल नियाज, लल्लू लाल, और एक कौन था अपना, सदल मिश्र। ये चारों ने 1800 में बने, जो कॉलेज था अपना फोर्ट विलियम कॉलेज, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाई है। आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी है, तभी कुछ होगा। बकरी नाटक में कथन किसका है? अधिकतर बकरी नाटक से 1964 1974 में छपा था ये। सर्वेश्वर दयाल, मतलब बना था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है ये, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। गरीबी हटाओ भी एक इनका फेमस नाटक है, गरीबी हटाओ। जब भी बकरी से प्रश्न आता है, कर्मवीर का पंक्तन कथन जो है जरूर आता है, कर्मवीर का, कर्मवीर का कथन है ये। अब के जाड़े में ये खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों बैठकर यही आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। ये देखो, उसने कहा था कहानी में, जब उसको गोली लग जाती है उसके बाद जब उसको चीज़ें याद आती है लेना सिंह को, उसके बाद ही पंक्तियाँ आई है। 1915 उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तीन कहानी सबसे ज़्यादा फेमस है इनकी। सुखमय, सुखमय कांटा, ठीक है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, ठीक है ना। और उसने कहा था 81, साकेत के नवम सर्ग में निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाना है, कि पहले कौन सी पंक्ति आई थी। तो ये रहा इसका क्रम, ACBDE। ही करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, ठीक है, ए। उसके बाद है मानस मंदिर में सती पति प्रतिमा की थाप, फिर सी। फिर है वेद ने तू भी भली बनी, सती पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, और निरख सखी यह खंजन आए, ठीक है ना। ये इसका क्रम हो जाएगा, एक उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1931 में छपी थी ये रचना, मैथिली शरण गुप्त की है ये, मैथिली शरण गुप्त की है। 1931 में छायावाद पीक पे था। तो इस पंक्ति पे भी आप, इन रचनाओं पे, इस रचना पर भी आप छायावाद का प्रभाव देख सकते हैं। उर्मिला के विरह का काव्य है ये, उर्मिला के विरह का काव्य है। टोटल 12 सर्ग है इसमें, कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग है इसमें, ठीक है। रंग में भंग, ये पहली रचना हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की 1909 में। मैथिली शरण गुप्त की 1912 में रचना थी, भारत भारती, जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी, बाद में उसको छोड़ दिया गया था। रंग में भंग पहली है, ठीक है। कुछ पात्र दिए हुए हैं और कुछ नाटक दिए हुए हैं। रामगुप्त बहुत ही ज्यादा खराब पात्र, या जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दुराचारी पात्र है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का है, ठीक है ना। तो MA4 हो जाएगा आंसर, MA4 इसमें भी है, MA4 इसमें भी है। आलस्य, ये तो चलो विभिन्न प्रकार की जो मनोदशा के पात्र है, भारत दुर्दशा में ही है। B में 3, ये रहा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। MA4, B में 3, C में 1, D में 2। प्रियंगु मंजरी, मैंने कहा था प्रियंगु मंजरी आषाढ़ का एक दिन, 1958, मोहन राकेश का नाटक है ये। और दुर्जन जो है बकरी का हो ही जाएगा, 1964 या 1974 जो भी है, फैक्ट्स में ज़्यादा याद नहीं रखता। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्तवृत्ति है, तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग
लोक चिंता का है। ये कथन किस इतिहासकार का है? ये कथन जो है किसका है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि आचार्य शुक्ल की जो प्रतिज्ञा है ना, उस पर केंद्रीय प्रयोग जो है जनता की चित्तवृत्ति का है। बोला ये प्रश्न पूछा जाता है, सामान्यतः इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे दोस्तों से भी, कि शुक्ल जी जो है वो जनता शब्द का प्रयोग करते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो जनता की चित्तवृत्ति का प्रयोग आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में लोक चिंता, लोक की चिंता है। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से इनकी रचना आई है 1996 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला प्रश्न है, सुधाकर अखबार के जो है संपादक कौन है? सुधाकर अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? सुधाकर अखबार के संपादक कौन है? ठीक है, मुझे भी इसका नहीं आइडिया है अभी फिलहाल तो। 9181। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने नवीन चंद्र। सुधाकर, सुधाकर के संपादक हो जाएंगे नवीन चंद्र, याद रखिएगा। ठीक है। मेला अंचल उपन्यास में से इन्हें क्रम से व्यवस्थित करना है कि निम्नलिखित में कुछ पंक्तियां आई है। देखो बहुत आसान है, कैसे है कि नगर रहा न कोस, कि नगर, सॉरी, चलते चलते पग थका, चलते चलते पग थका, नगर रहा न कोस, बीच में डेरा पड़ा, कहूँ कौन का दोख, बीच में डेरा पड़ा, कहूँ कौन का दोख। BDCA ये इनका क्रम हो जाएगा। मेला अंचल 1954, रेणु का उपन्यास है। परति पर कथा, दीर्घ तफा, ये सारे के सारे याद रखना। रेणु बहुत फेमस उपन्यासकार है, पुरुष है, और ये याद रखना महिला नहीं है। कौन से उदाहरण जो है जिंदगी नामा उपन्यास में आए थे? 1979, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे। विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। जो इस उपन्यास में जो पंक्ति आई है उसमें सबसे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सिर हिलाकर कहा, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, खंडन मंडन हो रहा है, सुनो भी और सुनाओ भी। ए, आप ये क्या कहते हैं? आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बर्ताव और तरह कैसे समझता था। बी गलत हो जाएगा, सही उत्तर होगा अपना A, C और D। हवा भी उड़ गई थी, हवा थी उड़ गई, समझा दिया लोगों को कि आपकी मर्जी के बिना आपका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। मामला तो सीधा साधा, तो अदालत भी लंबी चौड़ी तरास्त खरास्त नहीं करती है। ठीक है, A, C और D ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 87वां क्वेश्चन क्या कहता है अपना 87, कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में जो गलत कथन है वो छांटना है। कल्पना सिद्धांत अपना कोलरिज का कल्पना सिद्धांत 1772 में कोलरिज का जन्म होता है। कल्पना सिद्धांत के बारे में कोलरिज कहते हैं कि कल्पना जो है ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा दी हुई एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम कोई भी कला का या कोई भी रचना का सृजन करते हैं। और कला के या कल्पना के दो भेद बताए हैं उन्होंने, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। और मुख्य कल्पना के संदर्भ में कहा है कि मुख्य कल्पना जो है अनैच्छिक होती है और जगत के प्रत्येक इंसान के अंदर मुख्य कल्पना होती है, जबकि गौण कल्पना जो है वो ऐच्छिक होती है। और ऐच्छिक कल्पना के द्वारा हम संगठन और विघटन दोनों का काम करते हैं, जबकि मुख्य कल्पना केवल संगठन का काम करती है। कौन कहते हैं ये? कोलरिज। तो कोलरिज क्या कहते हैं यहाँ पे जो असंगत है वो छांटना है अपन को। तो ए है कि कोलरिज ने कल्पना पर तर्कसंगत ढंग से विचार किया और कहा ये बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है किंतु रहस्यमयी नहीं। बिल्कुल, इसको दिव्य शक्ति जरूर कहा है, ईश्वरीय प्रेरणा जरूर कहा है, पर रहस्यमयी नहीं कहा है। कोलरिज ने कल्पना के दो भेद माने हैं, प्रारंभिक और विशिष्ट। बिल्कुल, प्रारंभिक और विशिष्ट ये दो भेद माने हैं, जिसे मुख्य कल्पना और गौण कल्पना भी कहते हैं, प्रारंभिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना भी कहते हैं, लेकिन रम्य कल्पना नहीं कहते। रम्य कल्पना एक अलग ही प्रकार का भेद इन्होंने स्वीकार किया है। सी है कि मुख्य या प्रारंभिक कल्पना एक आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मन शक्ति अथवा आत्मशक्ति के अन्य सभी पहलू, प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोवेग आदि सभी समाहित हो जाते हैं। सी गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य या प्रारंभिक कल्पना में ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है गौण कल्पना में। ठीक है ना, नाम जैसा लग रहा है पर गौण कल्पना को तो कम महत्व दिया होगा, नहीं, गौण कल्पना को अधिक महत्व दिया है उसने। ठीक है ना, याद रखना ये जो बात कही है इन्होंने, ये मुख्य कल्पना के संदर्भ में नहीं है, ये गौण कल्पना के संदर्भ में है कि गौण कल्पना एक आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मन शक्ति अथवा आत्मशक्ति के अन्य सभी पहलू, प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोवेग आदि सभी समाहित हो जाते हैं। कोलरिज प्रज्ञा को प्रतिभा से ऊंचा मानते। गलत, प्रज्ञा का मतलब होता है टैलेंट, ठीक है ना, और प्रतिभा का मतलब होता है जीनियस।
तो प्रज्ञा टैलेंटेड आदमी को वो प्रतिभा से ऊंचा नहीं मान सकते, क्योंकि प्रतिभा जो है जन्मजात होती है। ये उल्टा हो जाएगा, गलत है, ये डी भी गलत है और सी भी गलत है। अतः सी और डी जो है असत्य हो जाएगा। उसी प्रकार ललित कल्पना को भी कल्पना श्रेष्ठ समझते हैं, नहीं समझते हैं। ललित कल्पना जिसे रम्य कल्पना भी कहते हैं, फैंटेसी भी कहते हैं, उसको वो मुख्य कल्पना से श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। ललित कल्पना को संबंध मस्तिष्क से मानते हैं, ललित कल्पना का संबंध प्रज्ञा से मानते हैं, जबकि कल्पना का संबंध जो है प्रतिभा से मानते हैं। कोलरिज ने गौण या विधायक कल्पना को मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि कहा है, ये तो सही है। ई तो सही है, लेकिन सी और डी क्यों गलत था मैं आपको बता चुका हूँ। जम सत जुग थापन करण, नासन मले चचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। ये मंगलाचरण किस नाटक का है? ये हो जाएगा भारत दुर्दशा का, ये मंगलाचरण है। और किसका है ये? भारतेंदु जी का नाटक है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 89। पेरी इप्सुस एक असाधारण लेख है, लोनजाइनस का लिखा हुआ ग्रंथ है ये पेरी इप्सुस। ये विद्वान, किस विद्वान का मत है ये? देखो, पेरी इप्सुस पे यानी कि लोनजाइनस पे वैसे तो काफ़ी लोगों ने काम किया है, निर्मला जैन ने भी काम किया भारत में, नगेंद्र ने भी एक पुस्तक लिखी है वेरी इंपॉर्टेंट, उदात के विषय में, उदात के विषय में। ठीक है, लेकिन पाश्चात्य में इसका उत्तर हो जाएगा विमसेट और क्लॉन्थ बूम्स। ठीक है ना, आगे हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास जो है 1914 में छपा था ये। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा, सबको पता है ये। द्रुत विलंबित छंद में इसका पहला सर्ग है, जो कि वार्णिक वार्णिक छंद है ये। ठीक है ना, द्रुत विलंबित छंद जो है वार्णिक छंद है। 12 वर्ण होते हैं उसमें। दिवस का अवसान समीप था, इसकी पहली पंक्तियां हैं। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी नाटक में ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है ना, ये पंक्तियां, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न समाज, ये देखो ये पंक्तियां जो है ना, किस अंक में कही गई है? ये पंक्तियां दूसरे अंक में कह दी जाती है। ठीक है ना, पहले अंक में तो नहीं, लेकिन दूसरे अंक में जो है गुरु कहता है ये बात। गुरु नहीं रुकता है यहाँ पे। तो 9207 की बात हम करते हैं, 9207। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया ये वाला नाटक पढ़े हुए, और आप तो एग्जाम देते रहते हो तो आपको तो आइडिया है। 9207 का सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 कैसे? छठा, ओके वेरी गुड। इसका उत्तर 4 इसलिए होगा क्योंकि ये जो आखिरी अंक है ना, छठा अंक, जब वो गुरु वापस आता है, महंत, महंत के द्वारा ही पंक्तियां कही गई है। महंत जब वापस आता है और अपने चेले को बचाता है, तब ये पंक्तियां कहता है कि भाई ऐसे समाज में रुकने का कोई फायदा नहीं है, जहाँ पर जो है धर्म नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई मतलब अच्छे जनों का समाज नहीं है। ते ऐसे हु आपू नसे, अर्थात जहाँ पर अपने आप ही बस जाता है और जो है चौपट राज हो जाता है और अपने आप ही नष्ट हो जाता है, वो छठे अंक में कही गई। अब याद आ गई मुझे, गुरु अथवा महंत ने ये पंक्तियां कही है। जैनेंद्र की सृजन प्रक्रिया में नैतिक विशिष्टता है और अज्ञेय में व्यक्तिकता है। विशिष्टता के बावजूद कहीं कहीं उनके सामान्यीकरण के अंतर्द्वंद का आभास ही मिलता है, जहाँ पात्र और स्थितियां स्वयं प्रमुख हो उठती है। ये कथन किस आलोचक का है? जैनेंद्र और अज्ञेय दोनों के दोनों मनोविश्लेषणकारी लेखक थे, दोनों ने समान समय में लिख रहे थे ये। कमलेश्वर, हालांकि जैनेंद्र पहले आ गए थे, लेकिन फिर भी जो है आज्ञा ने भी मनोविश्लेषणकारी उपन्यास लिखे, जैनेंद्र ने भी लिखे मनोविश्लेषणकारी। बाल मनोविज्ञान पे दोनों ने काम किया है। जैनेंद्र की कहानी अपना अपना भाग्य आपने पढ़ी है, सिलेबस में है। और शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, दोनों के दोनों बाल मनोविज्ञान पे हैं। कमलेश्वर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, 92 में कमलेश्वर। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति से, कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में संबंधित नहीं है? देखो, भौगोलिक सिद्धांत और श्रवण सिद्धांत, ये दोनों के दोनों सिद्धांत जो है वो संबंधित नहीं है, किससे? भाषा की उत्पत्ति से, बी और ई। ठीक है ना, तो ये अलग हो जाएगा अपना। तो कौन सा संबंधित नहीं है, अतः ये बी और ई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अपना। ठीक है ना, बी और ई। बाकी दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, पुहु सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, ये सारे के सारे भाषा की उत्पत्ति से संबंधित है। भाषा विज्ञान का प्रश्न है ये भी। गोदान उपन्यास से संबंधित है कौन सी घटना जो है गोदान उपन्यास से संबंधित है? अब बात करते हैं अपन गोदान उपन्यास से, कि मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी। देखो, सोनारी और बेला, ये दो गांव का, बेलारी, सोनारी
और सेमरी, ये तीन का बहुत अच्छे से वर्णन आता है इसमें से। इसमें जो होरी कहाँ का था, बेलारी गांव का। ठीक है ना, सेमरी और बेलारी गांव के बीच में कितनी दूरी थी, 5 मील की दूरी थी। पूछे गए प्रश्न है ये, कि मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी अगर तुमने एक पैसा भी दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। होरी की बेटी कहती है इसे। ठीक है, ए हो जाएगा, सही बात है, गोदान से ही है। कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं है, सभी बराबर है, ये भी है। दबे पांव उठे बच्चे के पास जाकर एक बार उससे देखा, पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुशासना उड़ाया। ये कथन जो है वो अपने गोदान उपन्यास से नहीं है। उसके बाद अगला कथन जो है वो, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा। ये भी कथन जो है वो ई, ए बी ई, ये तीनों के तीनों जो है उपन्यास गोदान से ली गई पंक्तियां हैं ये। ठीक है, ए बी ई। रायमल पांडे कृत हनुमत चरित्र का रचना वर्ष है संवत 1696। ठीक है, रायमल पांडे कृत एक रचना याद रखना, हनुमत चरित्र। बाकी एक रचना जो है बार बार पूछी जाती है वो है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक ये पद्य रचना है ये है किसकी, हृदय राम की। ह से हनुमान नाटक, ह से हृदय राम। एक रचना है प्राणचंद्र चौहान की। प्राणचंद्र चौहान की कौन सी रचना हो जाएगी, प्राणचंद्र चौहान की रामायण महानाटक। ठीक है, रामायण महानाटक। इन दोनों का क्या कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि हनुमान नाटक किसका है। ह से हनुमान नाटक, ह से हृदय राम, रामायण महानाटक, प्राणचंद्र चौहान। 96 वाला प्रश्न देखिए आप, कि देवनागरी लिपि के सुधार के संबंध में घटित घटनाओं को पहले से बातें क्रम में लगाना है। कि देवनागरी के लिपि संबंध में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले है बाल गंगाधर तिलक ने 190 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया, ए। फिर हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, सी। फिर हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु एक और समिति बनाई, फिर ई। फिर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे गठन था और यहाँ पे निर्माण है, ई के बाद डी। और फिर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया, ये हो जाएगा बी। तो ये अपने यहाँ पे क्रम हो जाएगा इसका। एक सेकंड, लैपटॉप को चार्ज लगा देता हूँ मैं। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सी, ई, बी और डी। अगला प्रश्न देखिए 97। काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं, 97 वाला क्वेश्चन है। उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो और गुण नित्य रूप से हो और अलंकार अनित्य रूप से विद्वान हो, है ना। कि दोष रहित और गुण सहित, है ना, और अलंकार अनित्य रूप से, जिसमें मतलब अलंकार हो ही नहीं, है ना। उपयुक्त काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है, कि दोष रहित और गुण सहित। ठीक है ना, इस प्रकार का जो है वो अलंकार अनित्य हो। क्योंकि देखो अलंकार कभी कभी हो, दोष रहित और गुण सहित अलंकार कभी कभी हो, वो तो मम्मट की पंक्तियां हैं। पर अलंकार अनित्य मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा ही हो, नित्य होता है कि हमेशा रहे, और अनित्य मतलब हमेशा न रहे। तो ये जो पंक्तियां ना, ये काव्य लक्षण है वामन का। ठीक है, वर्तते, कभी वर्तते से कभी कोई काव्य लक्षण अगर पंक्ति आ जाए संस्कृत में और इसे खत्म हो रहा हो और गुण की बात आ जाए, पहले मैंने कहा ना कि गुण की बात आते ही वामन जरूर लगा देना, क्योंकि गुण की बात करने वाले पहले आचार्य, रीति की बात करने वाले पहले आचार्य वामन ही है। दोनों का आंसर वामन हो जाएगा। एक बार फिर भी मैं देख लेता हूँ इसका आंसर यार, 9199 का आंसर क्या दे रखा है, 9199। ठीक है ना, पहला ही है इसका आंसर से, 9199। यार इसका आंसर पहला है क्या, 91 मतलब तीसरा ही है, सॉरी, है ना, वामन ही इसका उत्तर। 98वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और राजनीति के धरातल पर परस्पर बटे हुए लोग धर्म के धरातल पर एक होने होंगे, सही कथन है। तो इसमें जो गलत है वो छांटना है, तो उसमें जो गलत है वो जाएगा बी, डी और ई। क्या क्या है, कि सत्य के प्रचार के जैसे जीवन के अन्य मूल्य नष्ट होते हैं वैसे ही एकता और प्रेम भी। सत्य के प्रचार से ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये बात गलत है, कि वैसे भी ये बात इसमें हो ही नहीं सकती कि सत्य के प्रकार से जो है एकता नष्ट हो। अतरज ये है कि ऐसा करने की अनुमति उन्हें खुद
पोप ने नहीं दी थी। और ई वाला है कि कलकत्ते के मदरसे और काशी के संस्कृत कॉलेज के बाद कंपनी सरकार ने कई वर्ष तक शिक्षा की दिशा में तीसरा कदम उठाया। तो ये तीनों कथन जो है बी, डी और ई, ये संस्कृति के चार अध्याय से नहीं है। कभी संस्कृति के चार अध्याय पढ़ो यूजीसी नेट के लिए, तो इसके प्रकरण और अध्याय जरूर याद कर लेना कि कब कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी और इनके अंदर कौन कौन से छोटे छोटे चैप्टर बटे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। 99 वाला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो कौन सी पंक्तियां। तो ए, बी और डी। इसी समय मैं उसे अच्छी तरह देख सका, उसका रंग मैला था परंतु आंखों में अपूर्व माधुर्य था। एक तो ये बी वाला है कि मैंने देखा कि वो घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है, मैं अब स्थिर न रह सका। बी, और मैं और भी चक्कर में पड़ गया, भोला सही देवता भी सही, पर इस पर डरने की क्या बात हो सकती है। और डी, ए, बी और डी, ये तीनों कथन जो है राग दरबारी के नहीं है। बाकी शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। जनता शांति चाहती है, हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। ये दोनों कथन जो है वो राग दरबारी के हैं। 100वां प्रश्न देखो कि सरोजिनी नायडू और मैत्रेयी गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु तक 12 लेखक बंधुओं के संस्मरण को अज्ञेय ने किस संस्मरण में संकलित किया है। स्मृति लेखा नाम से एक संस्मरणात्मक रचना है। किसकी है ये स्मृति लेखा नाम से? अज्ञेय की। ठीक है, सीधा सीधा पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में ही पूछा गया प्रश्न है ये, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि स्मृति लेखा जो है ग्रंथ किसका है। ये हो जाएगा अपने अज्ञेय जी का। सरोजिनी नायडू से लेकर मैत्रेयी गुप्त से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है ना, से लेकर 12 बंधुओं का इसमें संस्मरण है। चेतना के बिंब, ये रचना है नगेंद्र की। चेतना के बिंब। एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृतांत है किसका? अज्ञेय का। कहाँ का? विदेशी यात्राओं का। अरे यायावर रहेगा याद, ये भारतीय यात्राओं का यात्रा वृतांत है किसका है? ये अज्ञेय का। तो 51 से लेके 100 प्रश्न हमने कर लिए, 50 प्रश्न हो गए। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अपन यहाँ से शुरू करेंगे, या तो इसी पार्ट में मैं ऐड करके वीडियो जोड़ दूंगा, या फिर अगला वीडियो जो है पार्ट 2 में जोड़ दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। आगे इसी कड़ी में बात करें अपन तो 101वां प्रश्न यानी कि 51वां जो प्रश्न है, वो कहता है कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का अध्याय है। तो जब भी ये बात आए ना अशोक का फूल, अब अशोक का फूल हमको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य नामवर सिंह है। और नामवर सिंह जी का जो सिलेबस में निबंध लगा हुआ है उसका नाम है संस्कृति और सौंदर्य, और संस्कृति और सौंदर्य में काफी सारे निबंधों की चर्चा की गई है। ए में तो हो जाएगा 3। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। ये आत्म जागरण ये सब कहाँ होता है कि जब जाग मुसाफिर विवेकी राय। ठीक है, बी में 4। हे रीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोता रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ऐसी शेर व शायरी जो है ना मजदूरी और प्रेम निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का। उसमें इस प्रकार के निबंध दिए हुए हैं, बहुत अच्छा निबंध है, पढ़ना आप इसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ा करो इन सब चीज़ों को, या तो ऑफलाइन पढ़ा करो, कैसे भी पढ़ो मतलब ऑनलाइन न पढ़ के ऑफलाइन, या तो प्रिंट आउट निकाल लो उसका, या फिर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, प्रिंट आउट इनका टेक्स्ट लेकर इनका प्रिंट आउट निकालो सबसे बेस्ट। हाथ में लो, मस्त पेन लो, टिक मारते जाओ, उनको पढ़ो, मतलब तो क्रम भी याद हो जाएगा सारा उनका चीज़ों का, और जो फैक्ट्स होंगे ना उस पर वो भी याद हो जाएंगे, और खुद को पता चल जाएगा ना कि इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेते हैं यार, ये लाइन पूछी जा सकती है। और किस और राह मड़े मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस और बता दो सखी। ये जाहिर सी बात है, राम आ रहा है तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। डी में 2 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, ये वाला। बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा निबंध किसका है, विद्यानिवास मिश्र का था। दोष रहित, दोष नहीं हो, और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार। मैंने इससे पहले पंक्तियां बताई थी आपको, दोष रहित और गुण सहित, तो वहाँ गुण की बात हो रही थी, और वहाँ पे जो अलंकार था ना वो अनित्य धर्म कहा था। और अलंकार अनित्य धर्म किसने कहा था? वामन ने कहा था। लेकिन मैंने कहा था कि जब थोड़ा सा अल्प स्वल्प यानी कभी कभी जो है अलंकार भी आ जाने चाहिए। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं ये मम्मट ने कही है वैसे तो, किसमें? संस्कृत में तो, लेकिन जब अपन इसका रीतिकाल में पढ़ते हैं, क्योंकि रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत के कवियों का अनुकरण किया है, और तो कुछ नहीं किया ना, उन्हीं को आधार बनाकर अपनी जो सामान्य भाषा थी उस पर रचना की है। तो दोष रहित और गुण सहित कछु अल्प अलंकार,
शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। तो शब्द और अर्थ मिलाकर जो कविता बनती है उस पर विचार करना चाहिए। ये पंक्ति कुलपति मिश्र की है। कुलपति मिश्र जो वही है जिन्होंने रस रहस्य नाम से ग्रंथ लिखा है। और रस रहस्य में रस होने के नाम से ये रस निरूपक ग्रंथ नहीं है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये। सर्वांग निरूपक ग्रंथ वो होता है जिसमें रस भी हो, छंद भी हो, अलंकार भी हो, नायक नायिका भेद भी हो। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर दास की रचना नहीं है। कौन सी ईश्वर दास की रचना नहीं है? राम जन्म है, भरत मिलाप है, अंगद भेज है, रामायण कथा नहीं है। रामायण कथा वैसे तो हो सकता है ये वाल्मीकि की रामायण हो, ठीक है ना। या हो सकता है विश्वनाथ की भी एक रचना है रामायण नाम से, तो ये अलग उस संदर्भ में पूछा होगा कि ईश्वर दास की कोई रचना जो है यह नहीं है। बाकी राम जन्म है, भरत मिलाप है, अंगद भेज है। ईश्वर दास भक्ति काल के कवि है और एकमात्र ईश्वर दास ही है जिनको हम सूफी रचनाओं में भी पढ़ते हैं। सत्यवती कथा नाम से जो रचना है ना, सत्यवती कथा, वो ईश्वर दास की है जिसे हम सूफी रचनाओं में पढ़ते हैं। चांद सूरज के बीरन, मैंने इससे पहले जब आपको बताया था तो दो तीन नाम बताए थे, देवेंद्र सत्यार्थी, गोविंद देव सेठ गोविंद दास और घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। इनके प्रश्न कहीं से भी टपक जाते हैं क्योंकि उनका साहित्य में योगदान बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इसलिए इनके इनको थोड़ा सा एक बार इनका इंट्रोडक्शन देख जाना। नेट के एग्ज़ाम के अलावा जैसे अदर एग्ज़ाम जो होते हैं ना, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, आरपीएससी का हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, थोड़ा सा इनके बारे में देख जाना। चांद सूरज सूरज के वीरन जो आत्मकथा है ये पहली बात तो, और ये देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। 105वां प्रश्न अपना है, असत्य कथन छांटना है। यहाँ पे असत्य कथन कौन थे, जो गलत बातें हैं उनको अपन को छांटनी है। अरस्तु ने त्रासदी के लिए दुखांत होना अनिवार्य मानते हैं। तो ये अनिवार्य तो नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं कि त्रासदी का अंत अगर दुखद होता है तो बहुत ही श्रेष्ठ रहती है, लेकिन अनिवार्य शब्द यहाँ पे गलत आ गया वो, ठीक है ना, अनिवार्य। अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना है, बिल्कुल। स्वतः पूर्ण गंभीर होने वाला कार्य ही त्रासदी कहलाती है, ये उन्होंने कहा है कि स्वतः पूर्ण होने वाली गंभीर कलाकृति या अनुकृति ही त्रासदी कहलाती है, जिसे हम कहते हैं ना ट्रेजेडी। और त्रासदी की विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं दी है, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, ये तीनों के तीनों सिद्धांत अरस्तु के हैं। ऑलराइट। सी है कि अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल, मैंने कहा ना स्वतः पूर्ण होने वाला गंभीर कार्य है ये, ठीक है। कथा वस्तु से अरस्तु का तात्पर्य घटनाओं का विन्यास है। कथा वस्तु को त्रासदी की आत्मा कहा है, इसे हम कथानक भी कहते हैं। कथानक या कथा वस्तु को जो है त्रासदी की आत्मा कहा है। त्रासदी के 6 अंग होते हैं जो मैं बता चुका हूँ पहले भी। अरस्तु का मानना है कि बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं है, किंतु कार्य व्यापार की अवहेलना की जा सकती है, ये गलत है, ठीक है ना। बिना कार्य व्यापार के, क्योंकि इसने कहा है ना त्रासदी जो है वो वर्ण्य होती है, सॉरी अभिनय होती है, अभिनय। यानी कि त्रासदी को आपको एक्टिंग करके दिखाया जा सकता है, पढ़कर नहीं बता सकते त्रासदी को। और त्रासदी का जब अभिनय करेंगे तो कार्य व्यापार तो उसमें जरूर होगा, यानी कि एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। कर्ता वगैरह जो भी है उसमें होना ही चाहिए, इसलिए चौथा गलत है, ई भी गलत है। इसलिए ए और ई दोनों गलत होने के कारण सही उत्तर हमारा हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है ना। क्योंकि ए कथन और ई कथन दोनों गलत है यहाँ पे, ठीक है। ए और ई, यहाँ पे फिर से देखो आप, ये देखो, ए वाला कथन था कि अरस्तु जो है त्रासदी के लिए दुखांत अनिवार्य मानते हैं, तो अनिवार्य तो नहीं मानते पर होना चाहिए उनके लिए। और ई गलत है, क्योंकि ई क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह को प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करना है अपन को यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे अपन ने चीज दी हुई है, सारी रचनाएं मैंने यहाँ पे, ये देखो। अनामिका का प्रकाशन वर्ष 1923 में हुआ था, परिमल 1930 में। अनामिका फर्स्ट भी बोलते हैं, अनामिका को जो है अनामिका फर्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में जो दोबारा छपी थी 1938 में अनामिका द्वितीय, ठीक है। ये 1938 में जो छपी थी, 1938 में अनामिका द्वितीय, इसमें थी राम की शक्ति पूजा और बाकी जो रचनाएं थी, ठीक है। ये यार तो टेक्निकल चीज़ें, ठीक है। अब देख, क्या मजे ले रहा है ये, ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, हटा देता हूँ मैं एक बार इसको। हम्म, हाँ, अनामिका द्वितीय 1938 में है ये, तुलसीदास 1939 में है, कुकुरमुत्ता 1942 में है,
अणिमा जो है 1943 में है। बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत कुंज 56 में, और सांधे कांकड़ी उनके मरने के बाद है ये 1969 के आसपास। ठीक है। अब हमारा जब क्रम से बात करते हैं पर इसमें से, ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा जो इसी में से निकल जाएगा, अनीमा। अनीमा ये रहा 1943 के आसपास। ठीक है। अनीमा 1943। अर्चना शुरुआत में हो जाएगा लगभग, अर्चना, अर्चना 1950। अनीमा, डी के बाद सी, तो डी के बाद सी। ये रहा यहाँ पे। और गीत गुंज, गीत गुंज इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो गीतिका पहले तो ए सबसे पहले हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो अपना चौथा वाला उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि ये 1936 में, फिर ये 42 में। ठीक है। अर्चना, उसके बाद अर्चना 1950 में, और अणिमा 43 में। अणिमा 43 में, अर्चना 50 में। 36, ए, ई, सी, ए, ई, सी, ए, ई, डी, सॉरी, ए, ई, डी। ये रहा। अच्छा, ओके ओके, ए, ई, डी, फिर सी, फिर उसके बाद गीत गुंज जाएगा तो बी। तीसरा उत्तर सही उत्तर होगा यहाँ पे, तीसरा वाला विकल्प। ठीक है ना, तीसरा वाला जो विकल्प है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा, तीसरा वाला। अगला वाला हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है अपना कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है, ये उक्ति किसकी है? देखो, छायावाद को जो है अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है ना, अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण। अगला प्रश्न है, और जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत, इसकी तुलना भी किससे की है? वक्रोक्ति, वक्रोक्ति सिद्धांत से। ठीक है ना, वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है? कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से। इसी का विलायती उत्थान कहा है। इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, फिर भी मैं घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से आराम तलब हूँ। घर घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। ये कथन किस नाटक से लिया गया है? इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से आराम तलब हूँ। घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। ये पक्का आधे अधूरे का कथन है ये। आधे अधूरे 1969 में छपा हुआ नाटक है ये। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 9208 में क्या होगा आंसर? 9208, 9208। ओके, बिल्कुल 4 इयर्स का उत्तर। आधे अधूरे का कथन नहीं है। ठीक है ना, आधे अधूरे में भी जो पुरुष फर्स्ट है ना, उसका कथन नहीं है, पुरुष फर्स्ट। सावित्री का पति, सावित्री का पति, क्या नाम है इसका सावित्री के पति का? महेश्वर क्या नाम है इसका यार, भी मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मोहनदास इस टाइप से। कमेंट करना मुझे। 1969 में छपा था, मोहनदास किसका नाटक है ये? 109वां प्रश्न देखो आप। आइए रिचर्ड्स की पुस्तकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बातें क्रम में लगाना अपन को। आइए रिचर्ड्स की 1892 में जन्म होता है इनका। ये रही इनकी सारी पुस्तकें। सौंदर्य शास्त्र की नींव, ठीक है, 1922 में। साहित्य आलोचन के सिद्धांत, 1924 में। विज्ञान और कविता, 1000 बार पूछी गई है। साइंस एंड पोएट्री नाम से पुस्तक किसकी? साइंस एंड पोएट्री 1926 में किसकी पुस्तक है? सीधा सीधा पूछता है ये, 1926 में। ठीक है। उसके प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में। ठीक है। कोलरिज ऑन इमेजिनेशन, यानी कोलरिज ने जो कल्पना सिद्धांत पे कहा है वो 1934 में। द फिलोसफी ऑफ रियोटोरिक 1934 पे हो जाएगा। सट्टा उपकरण ये 1955 में। उसके बाद हो जाएगा अपना सो मच नियरर एसेज टू वर्ड्स एंड इंग्लिश। ठीक है। साहित्य आलोचना के सिद्धांत, तो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये हो जाएगा साहित्य आलोचना के सिद्धांत 24वें। इसे इंग्लिश में बोलते द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसे हिंदी में बोलते साहित्य आलोचना के सिद्धांत। ठीक है। तो विज्ञान और कविता 26 में, क्रिटिसिज्म 29 में, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, ये इसमें नहीं दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। 26, 29, 24, तो 24, 26, 29, 36। तो सबसे पहले आएगी अपने
ई, ई बी सी, तो ई बी सी ये रहा पहला वाला, ए बी सी डी है। पहला उत्तर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला उत्तर ए बी सी डी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकाशन सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने को कि ये रचना है, आइए रिसर्च की, अगली बार पूछी जाएगी। आइए, साइंस एंड पोइट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। 110वां प्रश्न देखो। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार कुमाऊनी की कितनी बोलियां हैं? डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार कुमाऊनी की कितनी बोलियां? डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार कुमाऊनी की लगभग 12 बोलियां होनी चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 9176, 9176 बिल्कुल 12 इसका आंसर है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार जो है कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब पहाड़िया बोलियां हैं, ये पहाड़ी बोलियां हैं, ठीक है ना। 12 बोलियां होती कुमाऊनी की, कितनी उपबोलियां? 12। यहाँ पर देखो कुछ कथन दिए हुए हैं कि कथन को पात्र से बयान करना है। सारे के सारे कथन किसके हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा का, मेरे प्रिय उपन्यासों में से एक है बाण भट्ट की आत्मकथा। मैं एक बार मिटा देता हूँ उसको। अब देखो क्या होता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार से सम्मोहन का शिकार हो गया। ये बात कौन बोलती है? बाण भट्ट के लिए बोलती, महामाया बोलती, क्योंकि उसको लगता है कि बाण भट्ट जो है जैसा शुद्ध आत्मा वाला आदमी जो है कभी भी सम्मोहित नहीं हो सकता। अगर उसमें सम्मोहन का उसने शिकार हुआ है, वो सम्मोहित हुआ है, अर्थात कुछ न कुछ नियत है कि कोई ना कोई इच्छा जरूर है कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है ना भट्ट, तुम महान हो, मैं तुच्छ हूँ, तुमने अवश्य क्षमा कर दिया होगा। ये बात हमेशा, मतलब ये बाण भट्ट है, इस बाण भट्ट के सामने निपुणिका जो है हमेशा इस पे मरती है और इसको एकदम बहुत आदर के साथ देखती है, इसके लिए जी जान लगाने के तैयार है। और ये बाण भट्ट जो है वो भट्टिनी के लिए, भट्टिनी इसमें एक प्रकार की राजकुमारी होती है, उसके लिए वो जी जान लगाने को रेडी है। यानी कि त्रिकोण प्रेम का, ये इससे प्रेम करती है, ये इससे प्रेम करता है। ऐसा स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाया गया है, पर जान भी दे सकते हैं। तो जब भी ऐसी पंक्ति आ जाए ना, भट्ट के सामने कौन ज्यादा व्याकुल हो रहा है या भट्ट के सामने कौन अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है, तो समझ लेना वो निपुणिका ही है, ठीक है ना। तो निपुणिका ही है, ये विपुणिका गलत दे रखा है, यहाँ पे निपुणिका हो जाएगा। महाराज आप इस जम्बूद्वीप के सर्वप्रधान चक्रवर्ती राजा है, ये सुगंधपुत्र बोलता है महाराज से, और कह देना कि भद्र की देवपुत्र तूरबिरंद की कन्या आपको प्रणाम करती है। तो जाहिर सी बात है, कौन है देव तूरबिरंद की कन्या? भट्टिनी जो है वो तूरबिरंद की कन्या है, ठीक है। तो डी में 3, सी में 4, ये रहा डी में 3, सी में 4, डी में 3, सी में 4, और उसके बाद ए में 2, ये हो जाएगा इसका उत्तर, तीसरा वाला, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी भट्ट, थोड़े दिनों की अतिथि हूँ, मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना होगा। भट्ट क्या बोलते हैं, निपुणिका ही कह सकती है ऐसी बात, मैं कह रहा हूँ ना खुल के बात, भट्ट से केवल और केवल निपुणिका ही कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्मरण है? संस्मरणात्मक रचना कौन कौन सी है? बापू, टूटा तारा और एल्बम, ठीक है। ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है संस्मरणात्मक रचना है, ABE। उसके बाद ये देखना आप, यहाँ पे मिलान करना आपको कि कौन सा संस्था जो है उसके संस्थापक कौन है। सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज के है ज्योतिबा फुले, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर डी में 3 हो जाएगा तो प्रार्थना समाज के हो जाएंगे वैसे तो, स्वामी दयानंद सरस्वती तो नहीं, प्रार्थना समाज के तो नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हो जाएंगे आर्य समाज के, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज के हो जाएंगे गोविंद रानडे, ठीक है। ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा समाज के हो जाएंगे राजा राममोहन राय, ठीक है। तत्व बोधनी समाज, इसके हो जाएंगे केशव चंद्र सेन, और वेद समाज के हो जाएंगे देवेंद्र ठाकुर, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? पहला। राग दरबारी उपन्यास के उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बातें क्रम में लगाना है। इसका सही उत्तर चौथा वाला है, CADBE। पहले CADB और E, ये पांचों की पांचों पंक्तियां राग दरबारी की है। पहले बता चुका हूँ, 1968 में प्रकाशित हुआ था, श्री लाल शुक्ल का है। श्री लाल शुक्ल के जो और उपन्यास है जो पूछे जा सकते हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। CADBE कैसे आंसर है। सूनी घाटी का सूरज बहुत बार पूछा गया है, सूनी घाटी का सूरज, और विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत, ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। हालांकि पहला पड़ाव भी इनका उपन्यास है, फिर भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में क्या क्या असत्य है? देखो, ये नाटक 1881 में लिखा गया था और काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनय भी हुआ था। ये तो सही कथन है। जो गलत है वो चाट है। इस नाटक में 5 दृश्य है। नाटक में दृश्य इस नाटक में टोटल 6 अंक है। जब अंकित 6 है तो जाहिर सी बात है 6 दृश्य तो सामान्य नहीं हो गए, तो ये तो बी गलत हो गया। द्वितीय स्थान इसमें जंगल है, ये गलत है ये भी, क्योंकि अंधेर नगरी में जो है द्वितीय स्थान वो है, पहला तो हो जाएगा अपने बाजार का, ठीक है, मतलब दूसरा है बाजार का, ठीक है ना। दूसरा स्थान जो है वो बाजार का, जंगल तो नहीं है, 100% है। तीसरे तीसरे अंक में है जंगल का, ठीक है ना। तीसरे दृश्य में ज्ञान और अज्ञान की टकराहट दिखाई देती है, ये भी गलत है। और सांच कहे तो पनही खावे, मतलब BCE, ठीक है। तीसरे दृश्य में ज्ञान और अज्ञान की टकराहट दिखाई देती है, ये तो सही है। लेकिन B, C और E ये तीनों गलत है, ठीक है ना। सांच कहे तो पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। तो B, C और E ये तीनों के तीनों गलत है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा अंक याद कर लेना आपकी, कौन सा अंक कौन सा है। दृश्य जरूरी नहीं है इसमें याद करना। 1881 में लिखा गया था, ठीक है। भारत दूरदर्शा जो है वो भी इन्हीं का ही नाटक है, भारत दूरदर्शा। और भारत दूरदर्शा नाम से कभी पूछ ले भारत इन दो ऑप्शन में ना हो, तो प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारत दूरदर्शा नाम का एक नाटक लिखा था। ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन असत्य है? कि यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है, बिल्कुल 1933 में लिखी गई कृति है और अंतिम है, सही है। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती है, ये भी सही बात है। इस रचना गुप्त काल से संबंध और शोध द्वारा इतिहास संबंध है, बिल्कुल। चंद्रगुप्त भी इस नाटक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। रंगमंच की दृष्टि से नाटक 4 अंकों का है। 4 अंक 44 दृश्य, 5 अंक 33 दृश्य, इसमें 3 ही अंक है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी में इस द्वारा ध्रुव स्वामिनी 3 अंक है, ठीक है ना, तो डी गलत हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता नहीं है, ये गलत हो जाएगा, जबकि है, ठीक है ना, है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद 118वां प्रश्न हो जाएगा अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चार्ट में है कि मिथक बुद्धिमूलक होते हैं तथा किसी व्यक्ति के चेतन मन से संबद्ध होते हैं। देखो, मिथक जो है वो बुद्धिमूलक होते हैं तथा व्यक्ति के चेतन मन से संबद्ध होते हैं, जबकि ये अचेतन मन से संबद्ध होते हैं, ठीक है ना, अचेतन मन में, ठीक है। मिथक अनेक आद्य बिंबों का गुच्छा होता है, केवल एक प्रतीक से उनकी सृष्टि नहीं हो सकती है, ठीक है ना, बिल्कुल, ये सही कथन है। क्योंकि जो मिथक होते हैं वो एक प्रकार से ऐसी घटनाएं जो इतिहास सम्मत न हो, इतिहास से पुराने की चीजें, सबको हम मिथक बोलते हैं। मिथक मतलब प्रकार से, जैसे कर्ण के बारे में हो गया, कृष्ण जी के बारे में हो गया, राम वगैरह, इनको माइथोलॉजी बोलते हैं। एक बिंबों का गुच्छा होता है जिन्हें केवल एक प्रतीक के द्वारा सृष्टि नहीं हो सकती है, सही कथन है ये। काव्य बिंब का मुख्य कार्य संप्रेषणीयता है और कलाकार की अनुभूति और प्रमाता के बीच संबंध स्थापित करने वाला सूत्र है, बिल्कुल। बिंब के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक प्रकार के मानसिक शब्दों के द्वारा चित्र बनाते हैं। डी है कि प्रत्येक स्वतः संभवी होते हैं, जो कि बिंबों का निर्माण एक सचेष्ट क्रिया है। देखो, प्रत्येक भी स्वतः संभवी नहीं होते, दोनों के लिए एक प्रकार से सचेष्ट चेष्टा की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। फैंटेसी का संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं में विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है, ये भी सही है। तो B, C और E ये तीनों कथन सही है। फैंटेसी वही दिमाग में चलने वाला एक ऐसा गुच्छा, कल्पनाओं की कल्पना पे कल्पना, जो एक प्रकार की ऐच्छिक होती है, जो ऐसी ऐसी घटनाओं का निर्माण करती है जो कि सामान्य यथार्थ का अतिक्रमण करती है, क्योंकि जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता वो हम फैंटेसी में करते हैं। छायावाद हिस्टीरिया की भांति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है, ये जो शब्द कहा ही कहा है प्रभाकर माचवे ने, ठीक है ना, प्रभाकर माचवे। कभी कोई पूछ ले प्रभाकर माचवे का निबंध या कोई रचना पूछे जो सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो है खरगोश के सींग। खरगोश के सींग, खरगोश के सींग किसकी रचना है पूछ रहे तो प्रभाकर माचवे की। अगला प्रश्न अपना है कि संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? वो खाता है, ये भी नहीं है, वो नहीं खाता है, तुम जाओ पढ़े। संकेतार्थक वाक्य में यदि वो करता, ये करता तो वो जरूर होता, जो करेगा सो भरेगा, इस प्रकार से संकेतार्थक वाक्य होता है कि यदि वो परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता, ये संकेतार्थक वाक्य है।
121वां प्रश्न है, स्वनिम के विशेषता में, ये फिर भाषा विज्ञान का प्रश्न हो गया। असत्य कथन बताना है कि स्वनिम किसी भाषा की लघुत्तम अखंडीय इकाई होती है, बिल्कुल। स्वनिम में अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है, सही बात है। स्वनिम में ध्वन्यात्मकता समानता की ओर प्रवृत्ति होती है, सही बात है। और स्वनिमों की प्रवृत्ति अपरिवर्तनशील होती है। अब यहाँ तो कह रहा है कि स्वनिम में अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है, यहाँ कह रहा है अपरिवर्तनशील। तो 2 और 4 में से एक आंसर होगा, अर्थात 4 आंसर है। क्योंकि स्वनिमों की प्रवृत्ति अपरिवर्तनशील होती है, ये गलत है। क्योंकि स्वनिम जो है वो अपने उच्चारण के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं ये, ठीक है ना, परिवर्तनशील होते हैं स्वनिम, ठीक है। किसी भाषा के लघुत्तम अखंड से इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो स्वनिम होता है। जैसे क, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है। अब देखो आप, अपन पढ़ते हैं आगे, कुछ कहानीकार दिए हुए हैं, उनकी कहानियां दी हुई है, ठीक है। तो उनको मिलान करना है कि विश्वम्बर नाथ जिज्जा, इनकी कहानी है विदीर्ण हृदय। सूर्य नारायण दीक्षित, इनकी कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। माधव प्रसाद मिश्र, इनकी कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग। और कार्तिक प्रसाद खत्री, इनकी कहानी है दामोदर राव की आत्मकहानी। ऑल राइट, इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, 200% इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछ लेते हैं जब इनका मूड खराब होता है जब। निम्नलिखित में से काव्य शास्त्रीय आचार्य को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है इनमें से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएंगे रुद्रट, फिर रुद्र भट्ट, फिर उसके बाद भट्ट तोत, अभिनव गुप्त और फिर धनिक, ठीक है ना। ये क्रम आप याद रखना, BADC। ऐसे एक क्रम में और बता दूं आपको, सबसे पहले भरत मुनि, अगर बाई चांस इनमें से पूछे जो इम्पोर्टेंट है, फिर भामा, दंडी, वामन, कुंतक। कुंतक से पहले आनंदवर्धन आएगा, आनंदवर्धन, फिर कुंतक, फिर अभिनव गुप्त, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2। निबंध में आचार्य प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रस्तुत किया है और विद्या मिश्र ने, कि देश देश निबंध में आचार्य प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है। अच्छा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध का अर्थ है, और विद्यानिवास मिश्र भी। तो आगे जाके आचार्य प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को और भी प्रशस्त किया है विद्यानिवास मिश्र ने। यह कथन कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, विकास, इसके लेखक कौन है? 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नाम मंजरी किसकी रचना है? नाम मंजरी, ऑप्शन में नंददास हो और आपको पता नहीं हो कि उत्तर क्या है, तो नाम और नाम नंददास लगा देना, सही उत्तर निकल जाएगा आपका। ऑप्शन में नंददास और आपको पता नहीं है कि सही उत्तर क्या है, तो आपको नंददास लगा देना है, सही उत्तर निकल जाएगा। नाम मंजरी नंददास की रचना है, ठीक है ना। रस मंजरी, नाम मंजरी, ठीक है। और इसके अलावा और भी रचना है, जैसे कि अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय, ठीक है। याद रखना, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, नाम मंजरी किसकी रचना है? ये मान मंजरी, नंददास की। ऑप्शन में आपको पता नहीं है, नंददास ऑप्शन में हो, लगा देना, 90% सही निकल जाएगा। ऑप्शन में राग दरबारी उपन्यास, और पता नहीं कि फलवानी पंक्तियाँ फलानी पात्र किसका है, राग दरबारी ऑप्शन में वो लगा देना। कविता क्या है? निबंध को आचार्य शुक्ल जी ने विभिन्न उपशीर्षकों में बांटा है। 1909 में ये छपा था सरस्वती में, बाद में 1929 में चिंतामणि भाग 1 में। तो इसको उपशीर्षक कौन कौन से हैं? सभ्यता के आवरण और कविता, बिल्कुल ये एक इम्पोर्टेंट है, कि सभ्यता के आवरण और कविता, सभ्यता के आवरण और कविता। दूसरा हो जाएगा मार्मिक तथ्य। तीसरा हो जाएगा काव्य और व्यवहार। चौथा हो जाएगा भावना और कल्पना। और पांचवा हो जाएगा कविता पर अत्याचार। ये विभिन्न प्रकार के जो है उपशीर्षक के, सभ्यता, मार्मिक, काव्य, भावना, कविता। सभ्यता, मार्मिक, काव्य, भावना, कविता, चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 127वां, कि चाणक्य द्वारा कौन सा कथन नहीं कहा गया है? कौन सा चाणक्य द्वारा कथन नहीं कहा गया है? कि पवन सेनापति दुर्ग मार्ग चाहते हो या युद्ध, मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है। नहीं कहा गया है, तो ए भी नहीं कहा गया है, ठीक है।
और सी है कि दुर्ग द्वार टूटता है तभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटिया मेट करते हैं, ये भी नहीं कहा गया है। और मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो, ये भी नहीं कहा गया है। ए, सी और ई, ये तीनों के तीनों जो कथन है वो किसके नहीं है, चाणक्य के नहीं है। वो राजाओं के नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसने अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, बी वाली। हो सकता है कभी पूछ ले कि मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित होता है और उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। 128वां प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के विकास में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बातें क्रम में लगाना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है सबसे पहले 1800 में। फिर डी, लल्लू लाल जी द्वारा प्रेम सागर की रचना होती है, वो यहीं होती है बाद में। ए, फिर डी, हिंदी के पहले समाचार पत्र उधर्त बाटन का प्रकाशन होता है 1826 में। फिर सी आ जाएगा ए के बाद डी, मतलब ए डी सी, आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना। फिर बी और पी है ई, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार का प्रकाशन। ये पूछा गया है कि बनारस अखबार के संपादक कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये। ए डी बी सी ई, ए डी सी बी ई एक प्रजा हितैषी नाम का एक समाचार पत्र भी है। कमेंट करके बताओ कौन थे इसके संपादक। ठीक है ना, और नहीं पता हो तो एक बार देख लेना, चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति में कहा है कि राजा सुख भोगई सदा, मंत्री करी करार, राजकाज बिगैर कछु, तो मंत्री सिर भार। परीक्षा गुरु उपन्यास में ये कथन कहा है पुरुषोत्तम दास ने, 1882 का अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास। ठीक है, राज सुख भोगई सदा, मंत्री करे संहार। ठीक है ना, कि राजा सारे सुख भोगता है और मंत्री जो है उसकी संभालते हैं उसको, है ना। राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती है, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा भी बनना पड़ेगा। ये कथन जो है किसने कहा है, ये मजदूर और किसान के कवि यानी कि लेखक कौन है, प्रेमचंद। ठीक है ना, प्रेमचंद ने ये पंक्तियां कही है। 131वां प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा निबंध जो है किसका है। तो निर्वासन हो जाएगा किसका, अखिलेश का। नागरी सभ्यता हो जाएगा राकेश मिश्र का। काली मृग की पीठ पर ये हो जाएगा जितेंद्र श्रीवास्तव का। और अगम बहे दरिया ये हो जाएगा शिव मूर्ति का। गौण निबंध है पूरे के पूरे गौण। उसने कहा था कहानी का नहीं है, कौन सा कथन जो है उसने कहा था कहानी का नहीं है। मैं कमरे में बैठा तब ये सुन रहा था, संभव तो उसको मेरी स्थिति का ज्ञान नहीं था। बी, एक तो ये कथन नहीं है। लोग उसे बड़ा छोटा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते हैं, ये भी नहीं है। तो ये बी और डी, ये दोनों के दोनों कथन उसने कहा था कहानी से नहीं है। बाकी मैं पाधा बन गया हूँ, ये वजीरा सिंह कहता है, सबको पता है ये तो। मैं तेरे को आते ही पहचान लिया, और चालाक तो बड़े हो पर मोझे का लहना, लहना सिंह नाम से पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखो आप, 133वां, कि राजभाषा अधिनियम, ठीक है, M.A. 2, ये हो जाएगा M.A. 2, 1963 में बना था। राजभाषा का संकल्प लिया था 1968 में। प्राधिकृत केंद्रीय विधि अधिनियम बना था कब, 1973 में। और राजभाषा नियम कब बना था, 1976 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लो आप, ये क्या है ना, हर बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो रिपीट होता है ये, ठीक है ना, रिपीट ऑलवेज। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके देख लेना यार। अर्थ अलंकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करना की। अर्थ अलंकार, देखो जहाँ पे असत्य कथन छांटना है अपन को, तो असत्य कथन अपना सी है और एक ई है। कैसे है कि काव्य लिंग अलंकार में किसी वास्तविक बात को छिपाकर उसका निषेध करके कोई सत्य या असत्य बात कही जाती है, ये गलत हो जाएगा। जब उपमेय और उपमान संबंधित दो वाक्यों की धर्म भिन्नता पर बिंब प्रतिबिंब से समानता हो तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है, ये गलत है। वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है ना, जब उपमेय और उपमान संबंधित दो वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब से समानता हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, उदाहरण नहीं होता है। ठीक है ना, दृष्टांत होता है। ठीक है ना, और देखो काव्य लिंक लगा रहे हो, वास्तविक बात को छिपाकर उसका निषेध करके कोई सत्य या असत्य बात कही जाए, तो मेरे हिसाब से यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होना चाहिए, ब्याज स्तुति। पर इसको कंफर्म कर लेना एक बार, सी और ई जो है गलत है यहाँ पे। ठीक है ना,
बाकी ये देखो, उपमेय का कार्य उपमान से कराया जाए तो वहाँ परिणाम अलंकार होता है। जब एक व्यक्ति और वस्तु का गुण तथा तात्पर्य भेद से अनेक रूपों का प्रकार से कथन किया जाए तो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। तो ये अलग अलग दिया हुआ है। प्रस्तुत का प्रस्तुत करके प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ पे अन्योक्ति होता है। ये तो सही है, सी और ई जो है यहाँ पे गलत है। वो क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। कुछ पात्र दिए हुए हैं, पात्र और उसके कुछ उपन्यास दिए हुए हैं। कृपाराम जिंदगी नामा का पात्र है। रंगनाथ जो है वो राग दरबारी का है ही सही। ब्रज किशोर, ब्रज किशोर किसका पात्र है? ब्रज किशोर हो जाएगा परीक्षा गुरु का। और रामू जो है मानस का, हंस का। कृपाराम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। कृपाराम फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि बाकी तो पूछे जा चुके हैं पहले भी, तो रिपीट है बाकी तो। ये तो अगला प्रश्न देखो आप। आदि अंत जासी कथा अहे, लिखी भाखा चौपाई कहे। देखो भाषा की बात हो रही, चौपाई की बात आ रही है। आदि अंत जासी कथा अहे, लौकिक अवधि की भाषा में लिखी गई रचना है ये। जायसी की पद्मावत। ठीक है, जायसी की पंक्तियां हैं ये। जयप्रकाश कृदम, ठीक है, दलित उपन्यासकार है। छप्पर इंपोर्टेंट इनका, ठीक है ना। जयप्रकाश कृदम का छप्पर, छप्पर उपन्यास। अज्ञेय ने किस कहानीकार के व्यक्तित्व से नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है? नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। इसका जो व्यक्तित्व है प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, बल्कि इसने खुद ने अर्जित किया है। और अज्ञेय के समानांतर कौन थे जो बहुत मेहनत करते थे? वो थे जैनेन्द्र। मनोविश्लेषणकारी लेखक थे अज्ञेय भी और जैनेन्द्र भी, दोनों। जैनेन्द्र के संदर्भ में कहा है उन्होंने। आंख कान नाक आदि को लेकर निबंध लिखने वाले, वो तो प्रताप नारायण भी फेमस है, पर प्रताप नारायण ऑप्शन में नहीं है। दूसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। आंख कान और नाक नाम से बालकृष्ण भट्ट। 140वां प्रश्न देखिए आप। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत के सत्य कथन बताने हैं कि ऋषिकेश उपनाम से ब्रजभाषा की रचना की थी। सही कथन है। ठेठ हिंदी का ठाठ नाम का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठेठ और अधखिला फूल, अधखिला फूल, ये दोनों के दोनों उपन्यास है। याद रखना, पूछा गया है बहुत बार कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। अनग नाम का गीति नाट्य की रचना की थी। अनग जो है मैथिली शरण गुप्त का है, इनका नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये, ठीक है। मिलन नाम की प्रबंध काव्य की रचना इन्होंने की थी क्या? नहीं, गलत है। मिलन जो है वो रामनरेश त्रिपाठी की है। और रुक्मणी परिचय नामक नाटक की रचना 1894 में की थी, ये सही है। ए बी और ई ये तीनों कथन सही है। सी और डी गलत है। 140 क्वेश्चन हो गए। देखो ये नीचे कथन दिए हुए हैं, ये गद्यांश के। ये 10 क्वेश्चन जो है इनके आंसर में से टिक करके आपको दे रहा हूँ। जब आप पीडीएफ चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर पूरा मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है KEH कोटा एजुकेशन हब हिंदी, ये है ऐसे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ जाके ये पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। कमेंट कर देना, बाकी आपकी इच्छा जो भी है। और कुछ पढ़ना हो पढ़ाना हो तो मुझे बता देना, जो भी आसान लगेगा मैं चीज़ें बता दूंगा आपको। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।